दोस्तों, एक और धांसू एपिसोड लेकर आ गया हूं। कसम से, आज की वीडियो आपको शुरू से आखिर तक मजा देने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा अगला लक्ष्य 2000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना है, तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं डिलीवरी देता हूं, हर ऑर्डर का रेट 10 लाख तय है। लेकिन लोग महंगा समझना तो दूर, बल्कि 1 करोड़ देकर मुझसे डिलीवरी करवाते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपनी बेटी का हाथ तक देने को तैयार हो जाते हैं, बस इसलिए कि मैं उनके लिए एक छोटा सा काम कर दूं। जबकि मैं तो एक मामूली डिलीवरी बॉय था। जब तक कि 15 जुलाई के दिन मुझे एक अजीब सा ऑर्डर नहीं मिला। सोचा नहीं था कि इस अनोखे ऑर्डर को लेते ही डिलीवरी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाऊंगा। उस दिन कस्टमर ने थोड़ा सा बारबेक्यू, एक बोतल उड़ने वाली मेथी, एक डिब्बी सिगरेट और एक माचिस मंगवाई थी। जब मैं सारा सामान खरीदकर डिलीवरी देने निकला, तब मेरी नज़र ऑर्डर के नोट्स पर पड़ी। नोट्स में लिखा था कि लिफ्ट में चढ़ने के बाद चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाना है। कमीशन वाले कॉलम में सिर्फ कुछ स्टार्स बने हुए थे। मुझे लगा शायद कोई सेंसिटिव नंबर था जो सिस्टम ने हाइड कर दिया, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोकेशन पर पहुंचकर जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा, मैंने 4 बार 4th फ्लोर का बटन दबाया। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बीमारी थी। दरअसल मैं सिरफिरे लोगों के नखरों से डर चुका था। कहीं ऐसा न हो कि बात न मानने पर कस्टमर खराब रेटिंग दे दे, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन 4 बार बटन दबाते ही जो लिफ्ट आराम से ऊपर जा रही थी, वह अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। भारी झटके और भारीपन महसूस होने के बाद एक जोरदार आवाज आई और लिफ्ट रुक गई। डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगीं। मुझे लगा किसी सिरफिरे ने जानबूझकर मेरे साथ मजाक किया है। पर जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला और बात करने आगे बढ़ा, कुछ ही कदम चलने पर मेरे होश उड़ गए। सामने का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। मेरे सामने दूर दूर तक इमारतों और सड़कों का एक अनजाना मंजर था। आधुनिक इमारतों के साथ साथ प्राचीन इमारतें भी थीं और आसमान पर धुंध छाई हुई थी। आसपास घूम रहे लोगों को देखा तो वे अजीबोगरीब पोशाकों में थे। कोई पारंपरिक कपड़ों में था, कोई सूट में। पर जैसे ही उन सबने मेरी तरफ देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन सभी के चेहरे इतने सफेद थे जैसे उनमें खून की एक बूंद भी न हो। यह जरूर मेरा वहम है, पक्का कोई भ्रम है। खुद को तसल्ली देते हुए मैं पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। तभी एक बर्फीला ठंडा हाथ मेरे कंधे पर आ टिका। मेरा ऑर्डर है ना, लाओ, मुझे दो। डर के मारे मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके बाल और कपड़े तो मॉडर्न थे, लेकिन चेहरा कागज की तरह सफेद और बेजान था। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चिल्लाओ मत, अब आ ही गए हो तो शांत रहो। उस आदमी ने पैकेट खोला, बारबेक्यू की कबाब उठाई, खाई और फिर थूक दी। इसके बाद उसने बोतल से एक घूंट पिया और वह भी थूक दिया। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की एक अजीब सी खुशी और सुकून तैर रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने रोते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, भाई साहब, मुझे डिलीवरी का पैसा नहीं चाहिए। यह सारा सामान भी आपका हुआ। बस मुझे जाने दीजिए। छोटे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। मुफ्त का माल उड़ाना भले ही अच्छा लगे, लेकिन इसका हिसाब चुकाना पड़ता है, वरना अगले जन्म का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यह कहते हुए वह आदमी मेरे पास ही जमीन पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगाई, फिर माचिस के साथ दूसरी सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, एक कश खींचो, डर दूर हो जाएगा। इस वक्त मेरी हंसी रोने जैसी हो चुकी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन सी जगह है? उसने अपना नया स्मार्टफोन निकाला और ठंडी सांस भरते हुए कहा, यह यमलोक, नर्क, अदृश्य दुनिया है। मुझे सिगरेट और शराब की तलब लगी थी, तो मैंने अपनों के जलाए हुए फोन से ऑर्डर देकर देखा। यकीन नहीं था कि सच में डिलीवरी हो जाएगी। चलो, उनके लिए मेरा प्यार बेकार नहीं गया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। सत्यानाश! डिलीवरी के चक्कर में खुद ही यमलोक पहुंच गया। मैंने थरथर कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं वापस जा पाऊंगा? तभी उसे असली बात याद आई। उसने कहा, यहां 1 घंटे से ज्यादा मत रुकना, आराम से वापस चले जाओगे। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, राक्षसी असर से बचाव बहुत तेज है। यहां कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। खैर, मुद्दे पर आता हूं।
मेरा नाम सु तुचियांग है। आधी जिंदगी जी ली, कोई अफसोस नहीं है। बस अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बुरा किया, इसी बात का दुख है। जवानी में मैं एक आवारा था, कर्ज में डूबकर भाग गया था। बाद में नाम बदलकर एक बड़े होटल का मालिक बन बैठा, लेकिन कभी उन्हें ढूंढने वापस नहीं गया। यहां तक कि दूसरी शादी भी कर ली, पर आखिर में कार एक्सीडेंट में मारा गया। बात करते करते सु तुचियांग ने एक ठंडी सांस भरी। मरने से पहले मैंने खबर ली थी। वे साल भर मेरे कर्जदारों की धमकियां सहती रहीं, बहुत दुख झेला। मैंने उनसे छिपाकर एक नया अकाउंट खोला था और उसमें 10 लाख जमा किए थे। पर इससे पहले कि उन्हें दे पाता, मेरी मौत हो गई। अपना क्यूआर कोड निकालो। मैंने झिझकते हुए फोन का क्यूआर कोड दिखाया। लो, 10 लाख भेज दिए हैं। तभी सु तुचियांग की आवाज गंभीर हो गई। इनमें से 9 लाख मेरी बेटी को दे देना और बाकी 1 लाख तुम्हारी डिलीवरी फीस है। अगर कम लगे तो बात कर सकते हैं। अगर तुम ज्यादा भी मांगोगे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई चारा नहीं है। 1 लाख और ऊपर से मोलभाव भी कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे मोलभाव करूं। अफसोस, फोन में नेटवर्क नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि ट्रांसफर सच में हुआ है या नकली है। पर फिलहाल उसकी बात पर यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यह सारा पैसा खुद हड़प लूं? सु तुचियांग कुटिलता से मुस्कुराया। अगर ऐसा करोगे तो नीचे आकर मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहना। जद से मेरा भूत उतर गया। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कसम खाई। मैं वादा करता हूं, एक पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। बस यह बता दीजिए कि आपकी बेटी कहाँ मिलेगी। सु तुचियांग ने बताया। उसका नाम सु यिनरान है। वह जोंगहाई यूनिवर्सिटी में मेडिकल 3rd ईयर की स्टूडेंट है। अगर उसने मुझे कोई फ्रॉड या आवारा समझ लिया तो? सु तुचियांग याद करते हुए बोला, यह आसान है। यिनरान के बाएं सीने के नीचे जन्म से ही एक छोटा सा लाल तिल है और उसके हिप्स पर एक गोल जलने का निशान है। बचपन में मेरे साथ छुपा छुपी खेलते वक्त वह चूल्हे से जल गई थी। यह ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो किसी बाहरी इंसान को पता नहीं हो सकती। हिप्स पर? अरे नहीं, मेरा मतलब बाएं तरफ है या दाएं तरफ? दाएं तरफ। ठीक है, तो मैं चलता हूं। फिर मिलेंगे। अरे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा, फोन का नेटवर्क वापस आ गया। फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा और कानों में सिक्कों के खनकने की मीठी आवाज गूंज उठी। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन खोली। सु तुचियांग ने आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। मैंने अपनी आंखें मली। 10 लाख? यह तो 10 साल तक कड़ी मेहनत से डिलीवरी करने पर भी नहीं मिलते। अगर यह पैसे रख लूं तो 10 साल की मेहनत बच जाएगी। मैंने लंबी सांस ली, पर हड़पने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे अंदर से लग रहा था कि अगर 1 रुपया भी ज्यादा लिया तो मेरी जान चली जाएगी। डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। जब सु यिनरान जोंगहाई यूनिवर्सिटी में ही है, तो क्यों न लगे हाथ अपनी गर्लफ्रेंड लुलू से भी मिलता चलूं। वह पढ़ाई में बिजी थी, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचते ही मुझे सड़क किनारे अपनी गर्लफ्रेंड यांग लुलू खड़ी दिखाई दी। उसके मासूम चेहरे पर किसी का इंतजार था और गुजरने वाला हर लड़का उसे मुड़-मुड़ कर देख रहा था। मैं गाड़ी रोककर आगे बढ़ा। लुलू, इसे कहते हैं दिलों का कनेक्शन। बिना बताए ही हम मिल गए। मैं बाइक से उतरा, फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया और हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ पीछे खींच लिया। यांग लुलू एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझसे दूर रहो। फिर वह ठंडे लहजे में बोली, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। और सुनो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब से मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत समझे। उसकी बातें मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थीं। मैंने हंसते हुए बात टालनी चाही। मजाक मत करो यार। अब मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूं, तुम्हारा सारा खर्च उठा सकता हूं। लेकिन यांग लुलू ने नफरत से मुझे देखा। इन 2 टके के पैसों से तुम मेरा खर्च उठाओगे? तभी उसने सामने से आती हुई एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार की तरफ इशारा किया। मेरे साथ रहकर क्या तुम कभी ऐसी कार में बैठ सकते हो? अब मैं बैठ सकती हूं। इसलिए तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यह कहकर वह उस खास मुस्कान के साथ, जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी, स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ गई। कार से एक अमीर और रईस ज्यादा लड़का बाहर निकला।
यांग लुलू ने बड़े प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। यह नज़ारा देखकर मेरा सीना गुस्से से जलने लगा। तभी पास ही खड़ा एक मोटा लड़का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई, उम्मीद छोड़ दे। वह पूरे कॉलेज की क्रश है, तुझ जैसे डिलीवरी वाले की तरफ क्यों देखेगी? जानता है वह कौन है? कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट चेन तियानमिंग। बहुत बड़ा अमीर जादा है। ले भाई, एक और सीधी सादी लड़की फंस गई। तभी चेन तियानमिंग की नजर हाथ में फूल लिए खड़े मुझ पर पड़ी। उसने यांग लुलू से पूछा, तुम उस डिलीवरी वाले को जानती हो? स्कूल का एक पुराना क्लासमेट है, कोई खास पहचान नहीं है। चलो फिर चलते हैं। चेन तियानमिंग ने कार का दरवाजा खोला और जेब से एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ लहराया। वह एक होटल का रूम कार्ड था। मेरा दिमाग सन रह गया। अब जाकर मुझे समझ आया कि जब भी मैं मिलने को कहता था, वह पढ़ाई का बहाना क्यों बनाती थी। असल में वह ऐसी पढ़ाई कर रही थी और मैं बेवकूफ कसम खाकर बैठा था कि शादी से पहले उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और मोटे लड़के से पूछा, क्या तुम सु यिनरान को जानते हो? गर्लफ्रेंड तो गई, पर अपनी जान नहीं गंवानी थी। मुझे सु तुचियांग का काम पूरा करके इस जगह से जल्द निकलना था। मोटा लड़का मेरी बात सुनकर अपनी ही लार से खांसने लगा। क्या कहा? सु यिनरान? भाई, वह तो ऐसी लड़की है जिसे चेन साहब भी नहीं पटा पाए। कॉलेज की सबसे टॉप 4 ब्यूटीज में से एक है वह। मैं समझा नहीं सकता, बस इतना बताओ कि क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? मोटे लड़के ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं। इस वक्त वह कैंटीन में खाना खा रही होगी। कुछ ही देर में हम कैंटीन के बाहर थे। मोटे लड़के ने कांच के पार एक खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया। वही है सु यिनरान। तुम्हें बता दूं, उसके पीछे बड़े बड़े अफसरों और अमीरों के बेटे पड़े हैं। यहां तक कि चेन प्रेसिडेंट की भी दाल नहीं गली। अगर तुम अभी पीछे हट जाओगे तो मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, वरना उसके बॉडीगार्ड्स तुम्हें पीट पीट कर लाल कर देंगे। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सु यिनरान की टेबल की तरफ बढ़ गया। पास जाकर देखा, उसका चेहरा सच में किसी तराशे हुए हीरे की तरह बेदाग और खूबसूरत था। सु तुचियांग जैसा इंसान इतनी खूबसूरत बेटी का बाप कैसे हो सकता है? मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पास बैठी उसकी दोस्त शुए शानशान ने मुझे घूरते हुए कहा, देख लिया हो तो अब अपना रास्ता नापो। हमारी यिनरान बहुत सुंदर है, पर अपनी औकात याद रखो। मैंने शांत रहकर कहा, माफ करना सु यिनरान, जरा बाहर आओगी? मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि यिनरान कुछ बोलती, शानशान कांटा चम्मच उठाकर चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? 3 सेकंड में यहां से दफा हो जाओ। पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे चुकी थी, ऊपर से इस लड़की की बकवास। मेरा पारा चढ़ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे काम से काम रखो, अपना मुंह बंद रखो। शानशान डर के मारे चीखने लगी, बचाओ। यह गुंडा यिनरान के साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसकी चीख सुनते ही कैंटीन के दर्जनों लड़के अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और मुझे घेर लिया। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर बदतमीजी करने की? यह तेरी आवारागर्दी दिखाने की जगह नहीं है। शानशान तुरंत यिनरान का हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर ले जाने लगी। माहौल बिगड़ता देख मुझे लगा कि अगर यिनरान यहां से चली गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लाचार होकर मैंने पूरी कैंटीन के सामने जोर से चिल्लाकर कहा, सु यिनरान, क्या तुम्हारे बाएं सीने के नीचे एक छोटा सा लाल तिल है? और हिप्स पर जरा ऊपर करके एक उंगली जितना लंबा जलने का गोल निशान है ना, जो बचपन में चूल्हे से लगा था? यह सुनते ही सु यिनरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि मैंने बात थोड़े घुमा फिराकर कही थी, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था। एक अनजान लड़का पूरी कैंटीन के सामने उसकी इतनी पर्सनल बातें बोल रहा था। इससे पहले कि उसकी सरेआम बेइज्जती हो जाती, वह दौड़कर मेरे पास आई और अपने कोमल हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया। वह घबराई और शर्माई हुई आवाज में फुसफुसाई, बस करो, अब और मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। यह नजारा देखकर पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सब लड़के हक्के बक्के रह गए। मैं भी दंग रह गया। उसके हाथों से एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। चलो, जल्दी यहां से निकलो। यिनरान मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगी। शानशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। यिनरान, यह क्या कर रही हो?
यिनरान ने मुड़कर कहा, मुझे इसके साथ कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं बाद में आती हूँ। पूरा कैंटीन धमाके के साथ गूंज उठा। अरे बाप रे! इस डिलीवरी वाले ने ऐसा क्या जादू कर दिया? यिनरान ने खुद इसका हाथ थाम लिया। बाहर खड़ा मोटा लड़का भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को एक थप्पड़ मारा। सपना तो नहीं देख रहा। कुछ ही देर में यिनरान मुझे कॉलेज के बाहर एक केटीवी के प्राइवेट रूम में ले आई। कमरे में पहुंचते ही वह कड़क आवाज में बोली, तुमने वहां जो कुछ कहा, उस सब का क्या मतलब था? मैंने धीमी आवाज में कहा, यहां कोई नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। यिनरान गुस्से में कांपने लगी। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैंने हवा में उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे बाएं सीने के नीचे लाल तिल है और दाएं हिप्स पर जलने का निशान। सच है ना? तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं सोफे पर आराम से बैठ गया। मेरा नाम वांग यांग है। मुझे सु तुचियांग ने तुम्हारे पास भेजा है। उसे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए उसने सबूत के तौर पर यह बातें बताईं। सु तुचियांग नाम सुनते ही यिनरान की आंखें फटी रह गईं। उसकी यादों में उसके पिता की छवि सिर्फ 8 साल की उम्र तक की थी। एक दिन वह घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद गुंडे घर में घुसकर तोड़फोड़ करते थे और मां बेटी को बेचने की धमकियां देते थे। उसकी मां ने 4 जगह काम करके कर्ज चुकाया। इस साल जाकर कर्ज खत्म हुआ था, इसलिए वह सु तुचियांग से सख्त नफरत करती थी। पुरानी यादें ताजा होते ही यिनरान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी पीठ थपथ पाई। अरे भाई, थोड़ा धीरे रो, वरना लोग समझेंगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। यिनरान और जोर से रोने लगी। वह खुद मेरे सामने क्यों नहीं आया? वह मर चुका है, कार एक्सीडेंट में। लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारे लिए 9 लाख रुपए छोड़े हैं। यिनरान ने गुस्से में आंसू पोंछे। मुझे उसके पाप की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरा पारा चढ़ गया। अगर तुम पैसे नहीं लोगी तो मेरी जान पर बन आएगी। तुम्हारी खूबसूरती अपनी जगह होगी, पर मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी नखरे सहूं। मैंने बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। यिनरान गाल सहलाते हुए हैरानी से मुझे देखने लगी। बेवकूफ मत बनो। अपनी मां के बारे में सोचा है कभी? उन्होंने दिन रात मेहनत करके कर्ज चुकाया है। यह पैसा उनका हक है। और वैसे भी यह पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी मां की मेहनत का हर्जाना समझो। मैंने फोन निकाला। नंबर बोलो अपना। पैसे लो, वरना तुम्हारी यह सारी सीक्रेट बातें इंटरनेट पर लीक कर दूंगा। डर के मारे उसने नंबर बता दिया। मैंने उसके अकाउंट में 9 लाख ट्रांसफर कर दिए और एक राहत की सांस ली। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, यिनरान ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। कल दिन भर के लिए तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। क्या मजाक कर रही हो? मेरी अभी अभी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है और तुम चाहती हो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? यिनरान ने लाचार होकर बताया, कल मेरे एक प्रोफेसर का बर्थडे है। वहां एक बहुत ही घटिया लड़का आने वाला है जो मुझे परेशान करता है। तुम बाहर के हो, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना सही रहेगा। प्लीज मेरी मदद कर दो। उसकी बेबस आंखें देखकर मेरा दिल पिघल गया। ठीक है, कल मिलते हैं। जैसे ही यिनरान कमरे से बाहर निकली, मेरे फोन पर फिर से वही नोटिफिकेशन आ गया। नया ऑर्डर, 1 बोतल उत्तम शराब लाओ, आपको 1 करोड़ की कंपनी के शेयर मिलेंगे। लोकेशन, पास की लिफ्ट में 4th फ्लोर का बटन 4 बार दबाओ। 1 करोड़? पैसों की तंगी की वजह से ही तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर गई थी। अब मुझे पैसे कमाने ही थे। मैं तुरंत केटीवी से बाहर भागा, बाइक उठाई, मॉल से महंगी शराब खरीदी और एक लिफ्ट में घुसकर 4 बार 4th फ्लोर दबाया। कुछ ही पलों में लिफ्ट का डिस्प्ले अजीब अक्षरों में बदलने लगा। नेटवर्क गायब हुआ और झटके के साथ दरवाजा खुला। मैं फिर से यमलोक में था। सामने सु तुचियांग खड़ा था और उसके साथ एक भारी भरकम शरीर वाला अमीर आदमी भी था। मैंने सु तुचियांग से कहा, मैंने 9 लाख तुम्हारी बेटी को ट्रांसफर कर दिए हैं। सु तुचियांग ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। फिर उसने अपने साथी से परिचय कराया। यह चेन होंगफेई है, जोंघाई शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन। चेन होंगफेई ने जल्दी से शराब की बोतल ली, 2 घूंट पिए और स्वाद लेते हुए बोले, वाह क्या बात है। सु तुचियांग ने टोकते हुए कहा, होंगफेई, काम की बात करो, समय कम है। चेन होंगफेई ने मुझे एक आलीशान सोसाइटी का एड्रेस दिया, मून सिटी।
तुम वहां जाकर मेरी तस्वीर को छूना ताकि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकूं। क्या? शरीर पर कब्जा? अगर तुमने मेरे शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया तो? चेन होंगफेई रोते हुए घुटनों पर बैठ गए। भाई, मुझ पर दया करो। मेरा तथाकथित बेटा चेन तियानमिंग असल में मेरा खून है ही नहीं, वह मेरी पत्नी और मेरे ड्राइवर का नाजायज बेटा है। मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई उस हरामी के हाथ में नहीं जाने दे सकता। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा। चेन तियानमिंग, वही लड़का जो मेरी गर्लफ्रेंड को ले गया था। गुस्से में मेरी मुट्ठियां भिंच गईं। वह चेन तियानमिंग ही है, ना जो जोंगहाई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है। हाँ, तुम उसे जानते हो। अच्छी तरह जानता हूं। उसने आज ही मेरा दिल तोड़ा है। मैंने कड़क आवाज में कहा। ठीक है, मैं तैयार हूं। यमलोक से वापस आकर मैं सीधा मून सिटी के आलीशान बंगले पर पहुंचा। गेट पर गार्ड ने मुझे रोक लिया। डिलीवरी वाले अंदर नहीं जा सकते। मैंने धौंस जमाते हुए कहा, मैं अपनी बहन शिन्यून से मिलने आया हूं। 7th ब्लॉक, फ्लैट 1301। गार्ड ने घबराकर अंदर फोन लगाया। अंदर से एक खूबसूरत औरत की आवाज आई। कौन? मेरा तो कोई भाई नहीं है। मैंने तुरंत फोन छीनकर वही गुप्त पंक्ति बोली जो चेन होंगफेई ने बताई थी। चांद को देखा तो याद आई, जुल्फों की छाव में रात बिताई। यह सुनते ही वह औरत सन्न रह गई। उसे अंदर आने दो। गार्ड ने कांपते हुए मुझे अंदर जाने दिया। मैं फ्लैट में पहुंचा। दरवाजा एक बेहद खूबसूरत औरत ने खोला। चेन होंगफेई की पत्नी शिन्यून। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें वह गुप्त लाइन कैसे पता? मुझे चेन होंगफेई ने खुद बताई है। कमरे में चेन होंगफेई की फ्रेम की हुई फोटो रखी थी। मैंने आगे बढ़कर फोटो पर हाथ रखा। तुरंत ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ी। चेन होंगफेई की आत्मा मेरे शरीर में आ चुकी थी, लेकिन कंट्रोल अभी भी मेरे पास था। मैंने उसे इजाजत दी। चलो, अब तुम बोल सकते हो। चेन होंगफेई की आत्मा ने मेरी आवाज के जरिए शिन्यून से कहा। शिन्यून, मैं वापस आ गया हूं। शिन्यून की आंखें फटी रह गईं। होंगफेई, सच में तुम हो? हाँ। सुनो, तियानमिंग मेरा बेटा नहीं है। वह ड्राइवर लियू का बेटा है। तुरंत डीएनए टेस्ट करवाओ और उसे जायदाद से बेदखल करो। शिन्यून ने तुरंत चेन तियानमिंग को फोन करके घर बुलाया। तुरंत घर आओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उधर होटल के कमरे में चेन तियानमिंग कपड़े पहनकर जाने लगा। यांग लुलू घबराकर बोली, तियानमिंग, कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ का फोन आया है। घर में कोई इमरजेंसी है। कुछ ही देर में चेन तियानमिंग घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुझे डिलीवरी बॉय के कपड़ों में देखकर वह भड़क गया। यह आवारा यहां क्या कर रहा है? माँ, बाप को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए और तुम इस डिलीवरी वाले के साथ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, चेन होंगफेई, मेरे शरीर के जरिए, ने एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से चेन तियानमिंग के मुंह पर दे मारी। धड़ाक! चेन तियानमिंग खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। तू मुझे गाली देगा साले? चेन होंगफेई चिल्लाया। चेन तियानमिंग दर्द से कराहते हुए मुझे घूरने लगा। तुम कौन हो? मेरे चेहरे पर चेन होंगफेई का अक्स उभर आया। मैंने उसकी गर्दन दबोचकर कहा, पहचाना नहीं? मैं तेरा बाप हूं। चेन तियानमिंग डर के मारे थरथर कांपने लगा। मेरे चेहरे में उसे अपने मृत पिता का डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए चिल्लाया, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। उस रईसजादे को अपने कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते देख मुझे जो सुकून मिला, उसे बयां नहीं किया जा सकता। मेरी गर्लफ्रेंड चुराने का बदला पूरा हो चुका था।